All welcome to all of you के for this new specific journey फाइनेंशियल मैनेजमेंट की राइट। सबसे पहले हम अगर डिस्कशन करें एफएम का जो पेपर है इससे रिगार्डिंग, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या नहीं है, लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करो। सर, दुनिया में टैक्स ऑलमोस्ट, आप यूं कह लो कि टैक्स ऑटोमेटेड होता जा रहा है। सॉफ्टवेयर है, ऑल्दो एडवाइजरी का रोल अभी भी है, टैक्स प्लानिंग का रोल अभी भी है, टैक्स प्लानिंग का रोल अभी भी है, सब कुछ है, लेकिन टैक्स का काम कहीं ना कहीं ऑडिट पे शिफ्ट हो, उस पे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रहा है। सेम गोज विद अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो काम है ये भी ऑलमोस्ट अभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग आपके पास है। ऑडिट ऑटोमेटेड होता जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली आपने अपना ओपिनियन देना है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है ना जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। इवन अगर सॉफ्टवेयर भी आगे ना, फिर भी इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एज कंपेयर टू अदर एरिया सबसे ज्यादा है। बाय वर्ड इट इज कॉल्ड पैसे की मैनेजमेंट। आप एक कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कैसे मैनेज करना। यू हैव टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आपने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चीजें हो गई हैं, अकाउंट्स बनाओ। ऑडिट किसी और ने काम किया हुआ है, आप चेक कर रहे हो। टैक्स में कैलकुलेशन, बट इसके अंदर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी का काम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कंपनी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। ट्रेजरर कहा जाता है, उर्दू वर्ड जबान में होता है खजांची, मीन पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो प्लीज जरा अंडरस्टैंड करो कि जो एफएम का पेपर है ना, इसके अंदर आपको रियल लाइफ चीजें सीखने को मिलेंगी। मतलब ये पेपर कोई रोड लर्न या स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। इसके अंदर बहुत मजे मजे के एरियाज हैं, मीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज है, कॉर्पोरेट। सुने, सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि आज हमने एक कंपनी बनाई, या लेट्स से एक एग्जिस्टिंग कंपनी है नेस्ले लिमिटेड। लेट्स जस्ट एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूं, नेस्ले लिमिटेड। अब आप उस नेस्ले लिमिटेड के फाइनेंशियल मैनेजर हो। पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कोर्स का, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आप उस नेस्ले लिमिटेड के फाइनेंशियल मैनेजर हो, एंड नेस्ले मल्टीपल 5 ऑप्शन। क्या प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करें, या प्रोजेक्ट डी में। नाउ एज ए फाइनेंशियल मैनेजर आपने उन इन्वेस्टमेंट्स में से एक इन्वेस्टमेंट चूज करनी। तो क्या आप ऐसे ही चूज कर लोगे? यू हैव टू अप्रेज ना कि किस इन्वेस्टमेंट में एनपीवी ज्यादा है, किस इन्वेस्टमेंट का पेबैक पीरियड कितना है, किस इन्वेस्टमेंट का आरओसी कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, किस इन्वेस्टमेंट का आईआरआर क्या है। तो आप इस तरह की मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करके आपने डिसीजन मेकिंग करनी। ये पेपर है ही डिसीजन मेकिंग का। आपने डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज करके यू हैव टू फाइनली डिसाइड, in the end you have to decide which investment is going to be the suitable, which investment is going to be the most beneficial, right? तो प्लीज जरा सारे अंडरस्टैंड करें, पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सेकेंडली, इस कंपनी का सेकेंड टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उस नेशनल लिमिटेड के पास करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, कैश है, पेएबल है। कितने की इन्वेंट्री रखनी है, कितने की उधार देनी है, कितने का कैश अपने पास रखना है, कितने के पेएबल्स होने चाहिए। तो जो उनका वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मीन करंट एसेट माइनस करंट एसेट। इस नेशनल लिमिटेड का वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, ये भी आप डिसाइड करोगे फाइनेंशियल मैनेजर। पहला काम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने करनी है, तो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर यू हैव टू वैल्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस। सेकेंडली, जो कि शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, उनको कैसे मैनेज करना है, ये देखना है। अच्छा, फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो
चाहे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल हो, इन दोनों के लिए क्या चाहिए? पैसा। एग्री ना? पैसा कहां से लाएंगे? तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई उस इन्वेस्टमेंट के लिए चार में से मैंने इन्वेस्टमेंट बी में 5 लाख रुपए चाहिए। आया ये 5 लाख डेट से इशू करने, मतलब लोन से कवर करने, या शेयर इशू करने? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हाउ वी आर सपोज टू फंड द लेट्स से वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? ये पूरा टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, द मेजर फाइनेंशियल मैनेजर का जो काम होता है कि मल्टीपल, अच्छा फिर डेट के अंदर क्या लोन नोट्स की तरफ जाना है या कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल की तरफ जाना है या ऑर्डिनरी शेयर की तरफ? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इनका, इनकी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करोगे, आपके रेशियोज पे क्या इफेक्ट आएगा अगर आप और इशू करते हो, इस्लामिक फाइनेंस क्या है। तो सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास है। तीन तो ये कोर्स के पिलर है। दीज आर द मेन पर्पस इस कोर्स का, ये तीन चीजें मेन पर्पस। ऑल्दो प्लीज अंडरस्टैंड करना, दो माइनर टॉपिक भी हैं। एक टॉपिक है, बड़ा मजे का आइडिया ये, बिजनेस वैल्यूएशन। अज्यूम कर लो आज आपने सबने, आप में से किसी ने तहजीब करी, लेट्स से कोई बिजनेस खरीद रहा है, तो व्हाट आर द कोट प्राइस, आप अपनी तरफ से प्राइस क्या उन्हें कोट करो। उसके लिए आपको कोई वैल्यू चाहिए ना पहले, मतलब आपको पहले ये पता तो ना कि उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। अगर आपको यही नहीं पता तो मे बी आप अंडर या ओवर वैल्यू कर दो। क्या सिर्फ बिजनेस को वैल्यू तब किया जाता है जब खरीदना या बेचना होता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस। स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने के लिए अपने आप को वैल्यू करवाना है। और आईएचपी में, इनहेरिटेंस टैक्स में, आपके एसेट मार्केट वैल्यू पे आते हैं। तो अगर एक मैं बंदा हूं, मेरा बिजनेस भी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है कैलकुलेट करवानी पड़ेगी। तो आपको जितनी भी ऑडिट फर्म्स है ना, ये नॉन ऑडिट एक्टिविटी से ज्यादा पैसा कमा रही है। नॉन ऑडिट एक्टिविटी में एक एक्टिविटी आती है बिजनेस वैल्यूएशन। आज भी आपके पास केपीएमजी हो गया, जो बिग फोर फर्म्स है ना, दे आर मोर अर्निंग देयर रेवेन्यू इन बिजनेस वैल्यू, मतलब वो बिजनेस को वैल्यू कर रहे हैं बहुत सारे बिजनेसेस। आपने आज तहजीब खरीदनी है, मैं केपीएमजी, आपने मेरे से राब्ता किया कि सर तहजीब की ना वैल्यूएशन करके देंगे, आप मुझे फीस देंगे, मैं आपको एक वैल्यूएशन करके दूंगा। तो बिजनेस को वैल्यू कैसे किया जाता है, बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, ये एक टॉपिक है। फिर एक टॉपिक है माइनर रिस्क मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक है? रिस्क मैनेजमेंट एक टॉपिक है। इस रिस्क के अंदर करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इस रिस्क के अंदर करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क है। फॉर एग्जांपल मैं नेस्ले लिमिटेड हूं, मेरा फॉर एग्जांपल दुबई से आ रहा है, मेरा मटीरियल ऐसे से आ रहा है। एक ऑप्शन है कि ऐसे फाइनेंस मैनेजर चुप करके बैठे रहो कि 1000 पाउंड की चीज खरीदी, देयर इज अ चांसेस पेमेंट डेट में पाउंड 350 पे मिला, 350 पे चला जाए। तो ये रिस्क है। नाउ एज ए फाइनेंस मैनेजर आपने इस रिस्क को मैनेज करना है। एक ऐसी खामोशी से बैठे ना दूसरा तरीका ये कि इस रिस्क को पहले मैनेज करो, नहीं बताता। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 1000 किसी को देने हैं ना, एक महीने बाद डर है कि पाउंड 300 से 350 ना चला जाए, किसी को पेबल है, तो वहां पे आप अपना रिसीवर बना दो 1000 पाउंड। किसी कस्टमर को 1000 पाउंड की चीजें सेल कर दो ना बाय वाले की, तो आप देखो अगर पाउंड ऊपर नीचे भी हुआ, पेमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी लेकिन पाउंड रिसीव भी तो ज्यादा होंगे, मतलब वो जो पाउंड रिसीव होकर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट भी होगा। तो इसको कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है फ्लोटिंग रेट पे, फ्लोटिंग का मतलब है वेरिएबल रेट। आज रेट 10% है, कल 12% हो गया तो 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये रिस्क है, इसको मैनेज करो। कैसे? कुछ लोन फिक्स पे ले लो, कुछ फ्लोटिंग पे ले लो। तो एक पूरा एरिया है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। ये वो 5 एरियाज है जो आपको MA2 में पढ़ाए जाते हैं। MA2 में एक समरी फॉर्म में बताया जाता है कि ट्रेड का ये काम है।
अगर इसका पिछला पेपर हम पढ़े ना, ये थोड़ा बहुत कंटेंट आपने कहाँ पढ़ा है, MA2 और F2 में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, बाकी सारे टॉपिक जीरो से पढ़े। MA2 के अंदर थोड़ा बहुत सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, भूली हुई बातें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया वहां टच करते हैं। ये तीन मेजर टॉपिक है। एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज करना है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, पैसा कहां से रेज करना है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बिजनेस को वैल्यू कैसे किया जाता है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, और उस रिस्क के अंदर करेंसी और कौन सा रिस्क है, इंटरेस्ट से। फिर छठा टॉपिक है थ्योरेटिकल एरिया। इस पेपर की है कि आप सबके पास इन एरियाज पे आपकी ग्रिप हो, थ्योरेटिकल एरिया। इस कोर्स के अंदर बहुत सारे थ्योरेटिकल एरिया, इन अ सेंस, मुझे बताओ, जब आपने किसी इन्वेस्टमेंट या कोई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पैसा रेज करना है, सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं, डिमांड सप्लाई नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लोन हमें बैंक देगी या नहीं देगी, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, पहले आपको इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना। फिर मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, स्टॉक मार्केट्स क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल एरिया है जिसके अंदर जब आप पैसे के साथ डील करते हो ना, तो एजेंसी प्रॉब्लम आते हैं, फर्म में बढ़ाया जाता है। आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। तो इस तरह के थ्योरेटिकल एरिया है। अब ये आपका कोर्स सारा कंटेंट, ये सारा पेपर का लेफ्ट एरिया है। एग्रीड। पेपर पैटर्न क्या है, वही F7 की तरह, F7 की तरह। सेक्शन ए 15 MCQs, सेक्शन बी 3 OT केसेस। OT केस क्या होते हैं, हर एक केस जिसमें से आपने 5 MCQs फर्दर सॉल्व करने होते हैं। हर OTQ 10 मार्क्स का होता है, तो 15 × 2 30 मार्क्स यहाँ पे, 30 मार्क्स यहाँ पे, क्योंकि हर OT केस 10 मार्क्स का है और उसके अंदर फर्दर 5 MCQs है। और दो आपके पास सेक्शन सी, 2 CRQs हैं, 2 CRQs हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 2 है। प्लीज सारे अंडरस्टैंड करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, ACCA ने क्यों स्किल्स लेवल पे CRQs लॉन्च किए, क्योंकि जो रियल काम है ना, जो आपने रियल काम करना है, जैसे आप टैक्स कंसल्टेंट हो ना, रियल काम है आपने मिस्टर ए की एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालनी, ये रियल काम है, तो आपको उसमें सेक्शन सी 40 नंबर के लिए कंस्ट्रक्टिव काम देंगे। सेम इसी तरह रियल काम में आप फाइनेंशियल मैनेजर, चार में से एक इन्वेस्टमेंट डिसाइड करनी है, रियल लाइफ में काम करोगे। ACCA ने कहते हैं उसको थोड़ा सा इन टच प्रैक्टिकल काम आपको एक्सेल में करना। 2 CRQs आएंगे, इन दो में एक CRQ एग्जाम में कहा हुआ है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आएगा, एक CRQ एग्जामिनर ने खुद कहा हुआ है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आएगा। एक CRQ खुद एग्जामिनर ने कहा हुआ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आएगा। दूसरा CRQ कहां से आएगा, दीज आर मेजर टॉपिक, दीज आर माइनर टॉपिक। दूसरा CRQ या तो वर्किंग कैपिटल से आएगा या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से आएगा, ये आप एग्जामिनर की चॉइस है। मतलब इसका पैटर्न F7 की तरह, रेशियो एनालिसिस पक्का, दूसरा क्वेश्चन या कंसोलिडेशन से या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सिंगल एंटिटी से। ऑन द अदर हैंड इधर पहला क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से कंफर्म है, सेकंड क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सेकंड CRQ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से आ सकता है या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। एग्री। सर सेक्शन बी के बारे में एग्जामिनर ने कुछ बताया हुआ है, सेक्शन बी F6 की तरह है थोड़ा बहुत, जैसे F6 में नहीं था पहला है वैट का OTQ, F6 के कुछ अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो इधर सेक्शन बी में एक OTQ होता है रिस्क मैनेजमेंट का, एक OTQ होगा रिस्क मैनेजमेंट का, दूसरा OTQ होगा बिजनेस वैल्यूएशन का, तीसरा OTQ, अब ये डिपेंड करता है कि अगर एग्जामिनर ने लॉन्ग में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पूछ लिया, तो तीसरा OTQ वर्किंग कैपिटल से बनाएगा।
मतलब ये जो एरिया है ना ये टेस्ट होना ही होता है। अगर उसने 20 नंबर का सीआरपी ले लिया तो उसका इन दो टॉपिक्स में से जो टॉपिक रह गया उसका ओटीक्यू ना। तो इसका मतलब है तीसरा ओटीक्यू आपके पास होगा या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो इसका मतलब है एग्जामिनर ने आपको खुद कह दिया है कि भाई 40 से 50 नंबर यहां से टेस्ट करेगा, एग्जाम ने खुद कह दिया है। देखो ये देखो ना, 20 नंबर पक्के, 20 नंबर का एक इधर से आएगा सीआरपी, और एक इनमें से जो टॉपिक इधर सीआरपी में टेस्ट रहेगा उसका ओटीक्यू आएगा। तो 50 नंबर के 3 टॉपिक के पक्के, 20 नंबर इन दो टॉपिक के, दो ओटीक्यू। वेटेज में मैं भी आता हूँ, वेटेज में मैं भी आता हूँ, ये मैं जस्ट एक रैंडम लिया बता रहा हूँ। क्या ये सबको क्लियर है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक सीआरक्यू, दूसरा सीआरक्यू या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल से। मैं आ रहा हूँ अराउंड 140 सही लगभग। यहाँ तक क्लियर है सबको? और से सुने सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो आपके पास ये हो गया ना, ये टॉपिक हो गए, ये अब आपका पेपर पैटर्न। बहुत मजे का, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके कैरियर का भी। हर पेपर की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर। लेकिन ये जो पेपर है ना भाई, ये पेपर एक नेक्स्ट लेवल। अगर आपने इसको इसके हिसाब से पढ़ा, सिर्फ पास के माइंडसेट से मत पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत लर्निंग है। आपको जो इंटरव्यूअर है ना, इंटरव्यूअर, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने जाओ, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछता ही। इससे जितनी भी नॉलेज रिक्वायर होती है, आगे लोग एडवाइजरी में जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी में, सीएफओ लेवल पे। जो भी स्पेशल, ये बड़ा मजे का पेपर है, ये आपको अकाउंटिंग, ऑडिट और उसके बियॉन्ड ये आपको एक लॉन्ग टर्म जरूरत है। केपीएमजी ने ज्यादा बच्चे एज पर इंटर किए हैं एडवाइजरी में एज कंपेयर टू ऑडिट। तो एडवाइजरी का रोल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। एंड एडवाइजरी के अंदर यही तो चीज है कि आपने किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करके बताना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट उनके लिए सूटेबल है, व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, ईओक्यू वगैरह, ये सारे एरियाज हैं हमारे। ईओक्यू क्या होता है, इन्वेंट्री वाला पूरा टॉपिक है, मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है। तो सर अब अगर हम बात करें लेट्स से फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कोर्स की वेटेज की, अगर हम कोर्स के वेटेज की बात करें तो सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अराउंड 20 to 25%। वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो सेम 20 to 25%। और बिजनेस वैल्यूएशन की बात, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करूं तो सेम अगेन 20 to 25%। बट बिजनेस वैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट आर 10 to 15%। ये मैं मिनिमम लिख रहा हूं, मैक्सिमम 10 to 15%। असल गेम ये सारी थ्योरेटिकल एरियाज है। ये जो 10 to 15% आती है ना, ये थ्योरेटिकल एरियाज। सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज में से 6-7 एमसीक्यूज एवरेज, 6-7 एमसीक्यूज एवरेज, एवरेज 6-7 एमसीक्यूज एवरेज आपके होते हैं उस टॉपिक से आगे। 6-7 एमसीक्यूज एवरेज, 6-7 एमसीक्यूज होते हैं आपके थ्योरेटिकल एरिया। तो प्लीज जरा सारे अंडरस्टैंड करना। नंबर 1, ये आपके कोर्स के टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना है, अगेन आई रिपीट, और ये माइनर एरिया, ये 3 माइनर एरिया। लेकिन ये 3 माइनर एरिया कोर्स के कहीं ना कहीं 40% है, 10 से 15%, 10 से 15%, 40%। अच्छा, फिर जो इस कोर्स के अंदर जो दो सीआरक्यूज आते हैं 20-20 नंबर के, उन सीआरक्यूज के अंदर 10-10 नंबर की कैलकुलेशन, एवरेज 10-11 नंबर की कैलकुलेशन होती है, 10 नंबर लिखने वाले।
तो आधे से ज्यादा बच्चे वो क्वेश्चन आंसर ही नहीं करके आते। जहां बात लिखने की आ जाए ना, अब बहुत सा वहां पे इजी लिखना आ जाता है, जैसे एनपीवी और आईआरआर के फायदे नुकसान क्या है ये बताओ। फिर इस्लामिक फाइनेंस के अंदर कॉन्सेप्ट है। तो बड़े इस तरह के थ्योरेटिकल एरियाज हैं जिनको आपने कवर करना है। पेपर पैटर्न मैंने रिपीटली बता दिया है। पेपर पैटर्न में वही F7 वाला है। सेक्शन ए 15 एमसीक्यूज, सेक्शन बी 3 ओटीक्यूज, और एक ओटीक्यू रिस्क मैनेजमेंट से होगा, एग्जामिनर ने बता दिया। एक ओटीक्यू बिजनेस वैल्यूएशन से होगा। और थर्ड में मैंने आपको बता दिया एग्जामिनर के पास चॉइस है। अगर उसने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यहां पे पूछ लिया तो वर्किंग कैपिटल का ओटीक्यू यहां पे होगा। अगर उसने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यहां पे नहीं पूछा, वर्किंग कैपिटल पूछ लिया, तो फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक लॉन्ग आना ही आना है लाजमी। फिर व्हाट आर द रिसोर्सेज वी आर सपोज टू यूज, या कौन से रिसोर्सेज रेलिवेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स स्टडी हब। एसीसी का ऑफिशियल रिसोर्स है स्टडी हब, जिसकी रीडिंग भी करनी है, जिसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ऑल्दो बीपीपी और कैपलन किट जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए। क्लास नोट्स आपको साथ साथ दूंगा। टेक्निकल आर्टिकल पेपर से 2 वीक्स पहले देखने होते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट 1 वीक। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारी प्रैक्टिस अपनी सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करो। बहुत सारे बच्चे बार बार ये कहते हैं सर पेपर कंप्लीट नहीं होता। द रीजन इज दैट डोंट हैव अ प्रॉपर प्रैक्टिस ऑन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। अगर आपकी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे, और ऐसा होता भी, अगर आप अपनी पिछली अटेम्प्ट देखें तो आपको क्यों वो इंटरफेस एग्जाम का समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यू आर नॉट फेमिलियर विद इट। मैंने बार बार रिपीटली बेसिस पे ये बातें बताता हुआ आया हूं कि कंटेंट एसीसी का नहीं फेल करता आपको, टेक्निक फेल करती है। आप अपना अदर एस्पेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे। द अदर एस्पेक्ट्स में हाउ टू डील विद द एंजाइटी, हाउ टू डील विद द डिप्रेशन, हाउ टू डील विद द लेट्स से टेक्निकल एस्पेक्ट्स लाइक आईटी का कैसे यूज करना है। टाइपिंग स्पीड नहीं है आपकी, अभी बहुत सारे लोगों की टाइपिंग स्पीड नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इन पे आप काम करके जाओ तो साइकोलॉजिकल एज होता है आप, कि यार एटलीस्ट बाकी बच्चे जिन चीजों से रिगार्डिंग कंसर्न है, मुझे ये डर नहीं है एटलीस्ट। एग्रीड हो गया। कोर्स कंटेंट बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, एंड रिसोर्सेज बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोड ऑफ कंडक्ट क्लास का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज एक्चुअली द कोड ऑफ कंडक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर आई थिंक इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा और मेच्योरिटी शो करें। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन। बहुत सारे बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर टॉपिक ना समझ नहीं आया। द रीजन इज कि पार्टिसिपेशन ही नहीं थी। आप एक वीक इस चीज को प्रैक्टिस करो, मैं आपको बताता हूं सारी चीजें आपको क्लास में समझ आएंगी। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, आप एक्टिवली चीजों में इन्वॉल्व हो। yes. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 24 में से 1.5 घंटे हैं। 24 घंटों में से 1.5 घंटा, इस 1.5 घंटे के अंदर अपनी सारी टेंशनें बाहर रख के आओ ना। इस 1.5 घंटे के अंदर एटलीस्ट आप ये सोच सकते हो ना कि यार मैं क्लास में आया हूँ। उसके बाद जो सोचना है बाहर जाके सोचते रहो, जो टेंशनें पालनी है पालते रहो, जो करना है करते रहो। बट विद इन क्लास 1.5 घंटे आपने ये मेक श्योर करना है कि पार्टिसिपेशन प्लस टाइमिंग बहुत प्रॉपरली फॉलो करनी है सर। 12:30 हमारी क्लास की टाइमिंग है, 5 मिनट का ग्रेस पीरियड है, उसके बाद अलाउड नहीं होगे। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखें, आई रिपीट, क्लास डेकोरम बहुत मेंटेन मेंटेन करना है हमने। द रीजन इज 20-25 अगर पढ़ने आए ना, तो एक बच्चे की वजह से मैं क्लास डेकोरम खराब नहीं होने दूंगा। आई रिपीट। फिर पंक्चुअलिटी इज द की। पंक्चुअलिटी इज द की। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग पंक्चुअलिटी, मैं आपको बता रहा हूं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पे बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है। चल रहे होते हैं, साइकिल चल रहा होता है, पंक्चुअल है, करते करते इवेंचुअली उनका पेपर 50 से 55 पे पास हो जाता है। सर वो नहीं था ना, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी ना होने की वजह से बहुत सारे फिर फेलियर फेस करते हो आप। फिर क्लास में डिस्ट्रप्शन अवॉइड करनी है सर। आई रिपीट, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दीज थिंग्स। यू हैव टू मेक श्योर मोबाइल फोन क्लास में इज नॉट अलाउड। मोबाइल फोन इज स्ट्रिक्टली डिसअलाउड। फर्दर डिस्ट्रप्शन कोई क्रिएट नहीं करनी। कोई भी डिस्कशन है, कुछ भी आपने मेरे से डिस्कशन करनी है। और एक्टिव ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप अगर कोई आपका क्रिएट वगैरह होता है तो पढ़ाई से रिलेटेड उसमें डिस्कशन होगी। उसके अलावा कोई इस तरह की इधर उधर डिस्कशन नहीं करनी। दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल थिंग्स।
आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी वजह से मुझे ये स्पेसिफिकली कोड बनाना पड़ा कि एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. ओके, फर्दर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट यार? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो भाई. मैंने आपको बताया है कैप्लन की बुक के ना, वो कैप्लन की जो बुक है ना, उसके ऑलरेडी मैंने वो नोट्स में चीजें ऐड कर दी. आसान है बट कैप्लन इज अ वेरी लिमिटेड व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज ना. एमसीक्यूज में कभी कभार वो डिटेल बात पूछ लेता है, बुक के अंदर वो लिखी भी नहीं है. जो कैप्लन है ना, विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर रिविजन पर्पस. इफ यू वांट टू रिवाइज सर्टन थिंग्स तो आप कैप्लन की स्टडी गो थ्रू कर सकते हो. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कोई हमारा रिविजन बैच नहीं है, हम एक चीज स्क्रैच से पढ़े, वी हैव अ प्रॉपर टाइम, तो व्हाई वी आर नॉट सपोज टू इन्वेस्ट ऑन द लेट्स से कंप्लीट एक डिटेल स्टडी करें, राइट? फर्दर किसी और का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यस, इस्लामिक फाइनेंस भी है इसके अंदर. प्रॉपर वे में चीजें पढ़ाऊंगा सर. सुने, उसके अंदर वो बेसिक है ना, असल में बेसिकली इट इज नॉट अबाउट के दीज आर प्रिंसिपल, देयर आर प्रिंसिपल. अच्छा, फिर गौर से सुने, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो है, ऐसा चले सारे यही फेसेस है, कोई इंटर्नशिप वगैरह या कोई जॉब वगैरह तो अभी नहीं कर रहा है, सही है? सही है. तो उम्मीद है तो सर, अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ. अच्छा, तो और इसके अलावा रिगार्डिंग, हाँ अगेन पेपर कब है आपका? मार्च की 7 तारीख को या मोस्ट प्रॉब्ली 6 तारीख को. अराउंड आपका 6 तारीख को, यस. ये बन रहा है 7 तारीख को. 7 तारीख को आपका पेपर है. आज 16 दिसंबर है. अगेन 2 महीने का टाइम पीरियड है हमारे पास. 2 महीने का टाइम पीरियड है. सही है. तो सर अराउंड अगेन 16 फेब तक कोर्सेज वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे. 16 फेब 2025 तक कोर्सेज वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे. 2 महीने का टाइम पीरियड है हमारे पास. इस 2 महीनों के अंदर हमने टॉपिक भी कवर करने हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेक श्योर करना, इसके अंदर रट्टा नहीं है. एनालिसिस स्किल. आपने इसमें एडवाइज करना होता है कि इन्वेस्टमेंट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए, बी में, वर्किंग कैपिटल में, इन्वेंट्री, अगर वो ईओक्यू मॉडल पे चलेगा तो क्या कॉस्ट है, और अगर वो नॉर्मल पॉलिसी पे चलता है तो क्या कॉस्ट है. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या वो डेट की तरफ जाए या लेट्स से शेयर की तरफ. तो इसके अंदर है ही डिसीजन मेकिंग वाला काम. इसके ये पेपर ना मिच्योरिटी वाला पेपर है. इस पेपर के अंदर अपने आप को आपने ये फील करवाना कि यार आप वाकई एसीसी का कोई मिच्योरिटी वाला पेपर. इसके अंदर आपने थोड़ा सा डिसीजन लेनी है, लेकिन उस डिसीजन के अंदर क्वालिटी की खास ख्याल है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं रिपीटली बेसिस पे बोल रहा हूँ, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है इसके अंदर. वो जो 20 नंबर लिखने वाले नहीं आते सीआर की, उसमें 10 नंबर की कैलकुलेशन होगी, 10 नंबर लिखने हैं. असल वो डिफ्रेंशिएट करेंगे जो बच्चे 48, 47, 49 पे फेल कर रहे होते हैं. उनका अगेन वन ऑफ द मेजर रीजन होता है 20 नंबर की थ्योरी ना अटेम्प्ट करना. उस 20 में से वो कैश नंबर होते हैं. अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से तैयार किया हो ना, तो आप उसमें पॉइंट्स भी अच्छे से लेके आ जाओ तो पूरे नंबर मिलते हैं. ओवरऑल दिस पेपर इज अ 50-50. 50-50 पेपर. 50% कैलकुलेटिव बेस्ड है. इसके ओटीक्यू में भी तीन, अगर 5 क्वेश्चन ना ओटीक्यू में, 2 कैलकुलेटिव होते हैं तो 3 थ्योरेटिकल होते हैं. तो डे वन से अपनी आदत बनाना, डिटेल वे में क्लास नोट्स आपने अपने साथ साथ बनाने. और प्रैक्टिस इज द की. प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना. डन हो गया? एनी क्वेश्चन? यार वो मुझे पेज दे देना. फिर तालाब बिन साल. नहीं, वो पिछली बार एफ8 दिया था. तबीयत खराब हो गई थी ना उसके बेचारा. एफ8 दिया.
कल अगेन 12:35 पे स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। आज ओरिएंटेशन दी।